अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर्स के अंदर हम तीन टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और वो तीन टर्म्स हमारे पास हैं रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये थ्री जो टर्म्स हमारे पास हैं केमिकल काइनेटिक्स की, इनकी इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस हवाले से हम इसकी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्म्स को डिफ़ाइन हम किस तरीके से कर सकते हैं और इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं और इनकी क्या एप्लीकेशन हमारे पास। तो रेट लॉ हम किसको कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रेट लॉ बेसिकली हमारे पास एक रिलेशनशिप आपके पास होती है। ये रिलेशनशिप आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करती है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में क्या ताल्लुक है, उस ताल्लुक को शो करने के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसको रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं और रेट लॉ भी कहते हैं। तो आपके एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि हम पीछे लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली स्पीड ऑफ रिएक्शन है। यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम में कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होती है या प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में चेंज होती है, तो उसको रेट ऑफ रिएक्शन हम कहते थे और इसको हम स्टडी डिटेल में कर चुके हैं। तो रेट लॉ में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, एक इक्वेशन हमारे पास होगी जो उस रिलेशनशिप को जाहिर करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी रिलेशनशिप जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शो करती है, उसको हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, एक एक्सप्रेशन हम बनाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। और इसी रेट लॉ की आपके पास मदद से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को भी एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके पास इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और वो तेजी से रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट आपके पास तेजी से बनेगा। अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास होगा तो रिवर्स भी वैसी ही स्पीड से हमारे पास होगा। तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो जनरल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे रेट लॉ को, वो हम सिंपल इक्वेशन बनाते हैं जो आप मैट्रिक में भी देख चुके हैं और वहां पर भी मौजूद थी कि ए और बी अगर आपस में रिएक्ट करें तो उसके नतीजे में सी एंड डी प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि एक जनरल एक्सप्रेशन है। हम सपोज करते हैं ए आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, बी एक दूसरा मॉलिक्यूल से और उनकी आपस में कोलिजन हो रही है और उस कोलिजन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स आपके पास बन रहे हैं। तो ए और बी आपस में रिएक्ट करके सीओडी बना रहे हैं। यहां पर ए के पीछे जो स्मॉल ए मौजूद है ये इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बी के पीछे जो स्मॉल बी है तो ये भी हमारे पास कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बी, स्मॉल सी बी और स्मॉल आपके पास जो डी हमारे पास है जो आगे लिखा गया है गलती से, तो ये भी आपके पास जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपके पास इस डी की क्या कंसंट्रेशन हमारे पास होगी उसको ये शो कर रहा है। तो हमारे पास जो हो इसकी जो डेफिनेशन भी हमारे पास है या इसकी जो एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तीन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट हमारे पास हो सकते हैं, तो आपके पास जो ये रिएक्टेंट्स आपके पास हैं ये दो आपके पास ए और बी जैसे रिएक्टेंट्स हैं तो इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप इसको अगर आप देखें तो आपके जहन में लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए
क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में भी हम यही कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बैकवर्ड जो रिएक्शन होता है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी थे, उनके प्रोडक्ट के बीच में प्लस आपने नहीं यहाँ पर पुट करना इक्वेशन में जैसे मौजूद था, क्योंकि इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपके पास पावर के तौर पर जा चुके हैं, कंसंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास रिएक्ट कर रहे हैं। एक्सपोनेंट हमारे पास ए और बी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो यहाँ पर के एज अ कांस्टेंट के तौर पर आ जाएगा, जिसको हम रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आपके पास के को कहा जाता है, यानी कि इस इक्वेशंस को हम रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं, रेट लॉ भी कहते हैं आपके पास। ये इक्वेशन हमारे पास थी। ये इक्वेशन एक लिहाज से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज then the rate of reaction is also increase. So these are directly proportional to each others. इस इक्वेशन में जो k आपके पास है ये रेट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो भी कुछ फैक्टर पे लाजमन डिपेंड कर रही होती है। अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं तो k की वैल्यू आपके पास किसी भी रिएक्शन के लिए आपके पास चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो k की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर इसी तरीके से हमारे पास कैटालिस्ट जो हम डालते हैं तो वो भी लाजमन आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को आपके पास एक लिहाज से डिक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब यही है कि के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम ये एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो के के भी आपके पास जो है एक लिहाज से इक्वल आपके पास है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज हमारे पास होगी। तो हमारे पास जो के की वैल्यू आपके पास है वो चेंज हो सकती है किसके साथ, टेम्परेचर और कैटलिस्ट को अगर आप यूज करेंगे तो के की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हमारे पास हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं आपके पास रेट लॉ की, ये पूरी इक्वेशन रेट लॉ की इक्वेशन है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी है और जिसमें रेट कांस्टेंट भी मौजूद है। यहाँ पर ए जो मौजूद है इस वक्त आपके पास वो स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी भी स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम जनरल उसमें आपके पास एम और एन से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट हो सकते हैं, एम की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, एन की वैल्यू भी डिफरेंट आपके पास हो सकती है। तो इसको तो क्या कहा जाता है, रेट लॉ हम कहते हैं। तो रेट लॉ हमारे पास जो है उसको आप समझने के लिए जरूरी है कि वो एक एक्सप्रेशन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास मैथमेटिक्स में भी अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन आपके पास इक्वेशन को भी हम कहते हैं, जिसमें इक्वल का साइन आपके पास आता है। तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन मौजूद है इस एक्सप्रेशन के अंदर, और यहाँ पर रिएक्टेंट्स मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन को शो किया गया है, और रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, उस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ कहते हैं। ये इसकी सिंपल आपके पास डेफिनेशन बन जाती है। तो नेक्स्ट हैं आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, और इनके दरमियान क्या डिफरेंस हमारे पास है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन इसकी है। इनकी डेफिनेशन तकरीबन आपके पास मैच करती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी हम जो है कंसंट्रेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट जो हैं उसके जो एक्सपोनेंट हैं उनको हम सम अप कर लें तो उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट थे, जैसे ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट था, उसके जो आपके पास एक्सपोनेंट थे स्मॉल ए स्मॉल बी, इन दोनों को प्लस कर दें। अगर स्मॉल ए की वैल्यू 2 है और स्मॉल बी की वैल्यू 1 है तो 2 और 1 को प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशंस इन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ हमारे पास है एक्सप्रेशन है, उसमें जो पावर्स हमारे पास मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन के सम को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे।
मॉलिक्यूलरिटी भी सेम आपके पास है, उसमें नंबर ऑफ आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स आपके पास जो मौजूद है रिएक्टिंग आपके पास हैं, जो इन्वॉल्व है उस कोलिजन के अंदर से आपके पास जो है जो पूरी उस एक्सप्रेशन में आपके पास शो हो रहे हैं, वो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कहेंगे। यानी कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा, उनको आप प्लस कर दोगे। तो हमारे पास यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। डेफिनेशन तो हमने इसकी लिख दी है ये, लेकिन ये डेफिनेशन आपके पास हर इक्वेशन के ऊपर, हर केमिकल इक्वेशन के ऊपर आपके पास अप्लाई नहीं होती है। कहीं पर सम ऑफ आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन होगा उसका जवाब कुछ और होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तौर पर जब हम उसको चेक करेंगे तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और आपके पास होगा। तो इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है एक एक्सपेरिमेंटली आपके पास टर्म हमारे पास है, या आपके पास एक फिनोमेना है जिसको हम मालूम कर सकते हैं, जबकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये हाइपोथेटिकली आपके पास है, ये थ्योरेटिकली हमारे पास है। इसको हम जो है आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी इसको मालूम कर सकते हैं कि कितना आपके पास उसका मॉलिक्यूलरिटी आपके पास ऑर्डर हमारे पास उसका मौजूद है। इसके एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये दोनों साइड पर मैंने सेम इक्वेशन शो कर दी है। यहाँ पर आपके पास अगर आप इसका एक लिहाज से रेट लॉ के जरिए से, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के जरिए से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहें तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका भी 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटली फिनोमेना आपके पास है, तो एक्सपेरिमेंटली जब हम इसको मालूम करते हैं तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 3 आता है, 4 नहीं आता। इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर इस चीज को देखा गया, एक्सपेरिमेंटली तौर पर भी देखा गया कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से, इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से आपके पास और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। लेकिन आपके पास जो हाइड्रोजन आपके पास इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से तो वो इफेक्ट आपके पास नहीं आता आपके पास। तो इस लिहाज से हमारे पास इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम जब इसका देखते हैं तो हम उसमें जब इसको आपके पास कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तौर पर आपके पास परफॉर्म करने के बाद, तो हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या है, 3 है। यानी कि कोलिजन में 2 मोल्स ऑफ आपके पास तो नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 मोल यहाँ पर इन्वॉल्व आपके पास होगा। यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट अ टाइम इन्वॉल्व नहीं आपके पास होंगे, 1 मोल इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो वो आपके पास इक्वल टू 4 आपके पास आ जाता है, सिंपल हमारे पास मौजूद है। और नेक्स्ट हम इसके डिफरेंस अगर हम देखें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है ये फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू आती है, यानी कि 0.5 भी और आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास होल नंबर आपके पास हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में होल नंबर ही आएगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को प्लस कर देंगे, 2 + 2 + 4 हो गया। पर 3 और 3 होगा तो आपके पास जो है वो 6 आपके पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटली आपके पास फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो हमारे पास एक और चीज आपके पास है कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि आपके पास दोनों रिएक्टेंट एक्सिस में मौजूद हो तो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वहां पर कोई कैटालिस्ट इन्वॉल्व ना हो जाए। जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हमारे पास है, फोटोसिंथेसिस को 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपके पास कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मौजूद हो तो उसे ग्लूकोज नहीं बनता है जब तक कुछ और फिनोमेनाज इन्वॉल्व ना हो जाए आपके पास, तो उनकी कोलिजन होती रहे तो ग्लूकोज नहीं बनेगा कभी भी। क्लोरोफिल का होना जरूरी है, सनलाइट्स का होना आपके पास जरूरी है, तो तब जाकर आपके पास वो प्रोसेस हमारे पास होता है। तो हमारे पास 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब मॉलिक्यूल मौजूद है तो आपके पास रिएक्टिंग आपके पास कोई मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी लाजमन होगी, तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 आपके पास नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास 0 हो सकता है। फिर इसी तरीके से आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये चेंज हो सकता है आपके पास किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम उसमें कुछ कंडीशन चेंज कर दें, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन, इनमें से कोई भी चेंज हो जाए तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में आपके पास किसी किस्म का आपके पास कोई फैक्टर आपके पास इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स ही हम कैलकुलेट करते हैं कितने मौजूद हैं, उसी से हम आपके पास जो है उसकी मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है बिटवीन ऑर्डर of reaction and molecularity of reaction।
तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हमने 3 टर्म्स को समझने की कोशिश की। एक हमारे पास रेट लॉ है जो रिलेशनशिप को शो करता है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें हम सामने आपके पास पावर ऑफ आपके पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ आपके पास रिएक्शन के बारे में स्टडी है जिसमें टोटल जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको रिएक्टेंट में शो हो रहे हों वही उसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस आपके पास होगा। तो आपको इस बारे में कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। थैंक्स।